हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत विषय के वर्ष 2019 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले दो क्लासों में हम लोगों ने वर्ष 2023 और 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। क्योंकि 2021 में सेशन 0 हो गया था यूपी डीएलएड का, जिससे कोई भी पेपर अवेलेबल नहीं है, कोई भी एडमिशन ही नहीं हुआ। और 2020 में कोरोना की वजह से पेपर नहीं हुआ, इसलिए 2022 के बाद हम लोग 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत 2 घंटे का पेपर होता है, जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। 40 प्रश्न में 15 बहुविकल्पी, 15 अति लघु उत्तरीय और 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1-1 नंबर के होते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। कुल मिलाकर 50 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 25 नंबर पासिंग मार्क्स होता है, यानी पास होने के लिए 25 नंबर पाना कंपलसरी होता है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए है एनएल गेज, बी है रायबर्न, सी है बीओ स्मिथ और डी है सी कोड। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, बीओ स्मिथ ने। प्रश्न संख्या दूसरा है, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है व्याकरण में, बी है निबंध में, सी गद्य शिक्षण में और डी पद्य शिक्षण में। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, व्याकरण में। सबसे उपयुक्त जो होता है आगमन विधि का प्रयोग व्याकरण में ही होता है। प्रश्न संख्या तीसरा है, निम्नलिखित में कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे? ऑप्शन ए है धन व्यवस्था, थे नहीं यहाँ पे है होगा, बी है विषय वस्तु की प्रकृति, सी है शिक्षकों की पसंद और डी है छात्रों की पसंद। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, विषय वस्तु की प्रकृति। प्रश्न संख्या 4 है, कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? ऑप्शन ए है शिक्षक, बी है पाठ्य वस्तु, सी अभिभावक और डी है छात्र। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, अभिभावक। चूंकि यह नहीं पूछा हुआ, घटक नहीं है, तो कक्षा शिक्षण में केवल शिक्षक होता है और छात्र होते हैं और पाठ्यक्रम होता है, अभिभावक नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 है, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? ऑप्शन ए है नियोजन का सिद्धांत, बी निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, सी क्रियाशीलता का सिद्धांत और डी है अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 6 है, उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कौन सा सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना शिक्षण सूत्र है? कौन सा यहाँ नहीं होगा, एक बार आ चुका है यहाँ पे, कौन सा? प्रश्न संख्या 6 है, उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? ऑप्शन ए है तर्कना की ओर, बी है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सी है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर और डी है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन ए है हर्बर्ट, बी है मॉन्टेसरी, सी है फ्रॉवेल और डी है फ्रैंकलिन। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, फ्रॉवेल। फ्रॉवेल ने पाठशाला को उद्यान की संज्ञा दी और उसमें जो शिक्षक होता है उसको माली कहा और बच्चे को नन्हा पौधा कहा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, छात्रों की अपने भाव एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? ऑप्शन ए है प्रश्नोत्तर प्रविधि, बी है वाद विवाद प्रविधि, सी है प्रयोगशाला प्रविधि और डी है पाठ्य पुस्तक प्रविधि। तो इसका सही उत्तर है बी, वाद विवाद प्रविधि। प्रश्न संख्या 9 है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए है रूसो, बी है प्लेटो, सी है सुकरात और डी है अरस्तु। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, सुकरात। प्रश्न संख्या 10 है, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण मंद गति से होता है, बी है अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, सी है तीव्र गति से होता है और डी है अस्पष्टता के साथ होता है। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, अनेक व्यक्तियों के साथ होता है। प्रश्न संख्या 11 है, कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है। ऑप्शन ए है बहुकक्षा शिक्षण, बी है बहुस्तरीय शिक्षण विधि, सी है उपचारात्मक शिक्षण विधि और डी है सहभागी शिक्षण विधि। तो इसका सही उत्तर है ए, बहुकक्षा शिक्षण। यहाँ पे विधि भी होगा, बहुकक्षा शिक्षण विधि। प्रश्न संख्या 12 है, कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है व्याख्यान कौशल में, बी है नियमन कौशल,
सी है पुनर्वलन कौशल और डी है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है पुनर्वलन कौशल में। कक्षा प्रशंसा जो बच्चे को किया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, उसी को पुनर्वलन कहते हैं। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 है, कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग करने से क्या होता है? ऑप्शन ए है छात्रों को पाठ सहजता में बोधगम्य हो जाता है, बी छात्रों का मानसिक विकास होता है, सी है छात्रों का बौद्धिक विकास होता है और डी है उपयुक्त सभी। तो ये सभी होता है। इसका जो सभी पॉजिटिव जो ऑप्शंस दिए हुए हैं सभी पॉजिटिव हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 14 है, फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम है? ऑप्शन ए है दृश्य श्रव्य, बी है श्रव्य, सी है दृश्य और डी है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका सही उत्तर है सी दृश्य। फ्लैनल बोर्ड को केवल देखा जा सकता है, ये तो बजता नहीं है, सुनाई तो देता नहीं है, केवल इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा दृश्य। प्रश्न संख्या 15 है, कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है? ऑप्शन ए है कंकड़ पत्थर, बी है मानचित्र, सी है टहनियाँ और डी है पत्तियाँ। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है मानचित्र। मानचित्र जो है मानव निर्मित है, यानी इसको मानव ने बनाया है, लेकिन जो ये कंकड़ पत्थर टहनियाँ और पत्तियाँ हैं ये प्रकृति में सीधे पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, जो कि अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न है, शिक्षण को परिभाषित कीजिए। ऑप्शन ए है, इसका उत्तर है, हेडिंग लिखेंगे शिक्षण। शिक्षक एक व्यक्ति के ज्ञान और कौशल के प्रभावी संचरण से संबंधित एक प्रक्रिया है। यह उन तरीकों को सीमित या बढ़ाता है जिससे शिक्षार्थी संकल्पनाओं यहाँ पे माओ नहीं होगा, संकल्पनाओं और विचारों को सीखते या आत्मसात करते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, प्रभावी संप्रेषण के दो तरीके बताइए। उत्तर, प्रभावी संप्रेषण के तरीके निम्न हैं। पहला है ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें कि दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाहता है। दूसरा, बीच में न बोले और धैर्य रखें। तीसरा, सवाल पूछकर और बातों को दोहराकर अपनी समझ को स्पष्ट करें। चौथा, गैर मौखिक संकेतों पर ध्यान दें, जैसे कि चेहरे के हाव भाव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, किन्हीं दो शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, शिक्षण के दो सिद्धांत निम्न हैं। पहला है क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत। इस सिद्धांत में सीखने के लिए छात्र का क्रियाशील होना अति आवश्यक है। दूसरा है रुचि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक को छात्र की रुचि का सर्वप्रथम पता लगाना चाहिए। प्रश्न संख्या 19 है, शिक्षण सूत्रों के से होने वाले दो लाभ बताइए। उत्तर, शिक्षण यहाँ शिक्षक नहीं होगा, शिक्षण सूत्रों से होने वाले दो लाभ निम्न हैं। पहला है सरल से जटिल की ओर, ये हेडिंग लिखेंगे आप, सरल से जटिल की ओर। इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को बालकों के पूर्व ज्ञान को जांचकर उसी के आधार पर उन्हें नया ज्ञान दिया जाता है। दूसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र से बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी होता है। प्रश्न संख्या 20 है, प्रकृति का अनुसरण सूत्र से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर, प्रकृति का अनुसरण इस सूत्र का आशय है कि बालक की शिक्षा दीक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। शिक्षक को उन्हें सीखते समय उनकी आयु, मानसिक स्तर, क्षमताओं, रुचियां रखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के दो लाभ बताइए। उत्तर, प्रश्नोत्तर प्रविधि के दो लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है पूर्व ज्ञान का पता लगाकर आगे आने वाले ज्ञान से उसका संबंध जोड़ने के लिए, और दूसरा यह ज्ञात करने के लिए कि बच्चे ने पढ़े हुए पाठ से कितना ज्ञान अर्जित किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, शिक्षण में खेल प्रविधि का महत्व बताइए। उत्तर, शिक्षण में खेल प्रविधि का महत्व निम्न है। पहला है शिक्षण में खेल प्रविधि में खेल के द्वारा बच्चों को प्रभावी ढंग से शिक्षा दी जा सकती है। दूसरा, बच्चे खेल कूद में काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। खेल के द्वारा बच्चों का मांसपेशियों का व्यायाम होता है, मस्तिष्क का विकास होता है आदि। ये दो लाभ हो गए। प्रश्न संख्या 23 है, बाल केंद्रित शिक्षण एवं शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर बताइए। उत्तर, पहला हेडिंग है बाल केंद्रित शिक्षण। बाल केंद्रित शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है। इसके अंतर्गत बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है। दूसरा हेडिंग है शिक्षक केंद्रित शिक्षण। देखिए, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में बाल केंद्रित शिक्षण को ही
लिख दिया गया है, यहाँ पे ये गलत है, इसको आप ना लिखेंगे। मैं बता दे रहा हूँ शिक्षक केंद्रित शिक्षण क्या होता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में केंद्र में शिक्षक होता है और इसमें जो शिक्षार्थी होता है यानी बालक वो मूक या निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है और वो क्रियाशील नहीं रहता है। इसमें शिक्षक व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है और वो शिक्षक किसी भी टॉपिक पे व्याख्या करता है यानी वो पढ़ाता है और जो छात्र होता है बालक चुपचाप सुनता है। ये होता है शिक्षक केंद्रित शिक्षण। शिक्षक केंद्रित शिक्षण का उपयोग पहले होता था यानी पुराने ज़माने में शिक्षण कार्य के लिए प्रयोग किया जाता था। जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24, बहुस्तरीय शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुस्तरीय शिक्षण एक शिक्षण विधि है जिसमें एक ही कक्षा में विभिन्न स्तरों के छात्रों को एक साथ पढ़ाया जाता है। यह उन स्कूलों में अधिक सामान्य है जहां कम छात्र संख्या या कम शिक्षकों की संख्या है। इसके अलावा जहां कक्षा कक्ष भी कम होता है वहां भी बहुस्तरीय शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 25 है, निदानात्मक एवं उच्चारात्मक शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शिक्षक पहले निदानात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की कठिनाइयों का निदान यानी पहचान करते हैं। तदुपरांत वे उनको अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों से मुक्त करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं। देखिए, निदानात्मक शिक्षण उसे कहते हैं बच्चों की कमियों को पता लगाने को निदानात्मक कहते हैं और उन कमियों को उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए दूर करने को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26, एक अच्छी प्रस्तावना के 2 गुण का उल्लेख कीजिए। उत्तर, एक अच्छी प्रस्तावना के 2 गुण हैं। पहला है सरल और स्पष्ट। प्रश्न स्पष्ट और सटीक होने चाहिए। दूसरा है उपयोगी प्रश्न। सभी असंदिग्ध प्रश्नों के से सभी को बचना चाहिए। जटिल और लंबे शब्दों वाले प्रश्न उत्तरदाताओं को परेशान करते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, काठिन्य निवारण किस विषय की पाठ्य योजना का घटक है, यह क्यों किया जाता है? उत्तर, यहाँ पे कठिन नहीं है, काठिन्य निवारण साहित्य की पाठ्य योजना का घटक है। यह छात्रों की बोधगम्यता को बताने के लिए किया जाता है। काठिन्य निवारण को गद्य शिक्षण की आत्मा कहते हैं। ये देखिए, एक एक नंबर का प्रश्न होता है अति लघु उत्तरीय। इसमें आप दो से 3 लाइन लिखेंगे बस, क्योंकि समय बहुत कम होता है। 2-3 लाइन लिखेंगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अपेक्षित अधिगम स्तर की संरचना 3 शब्दों से हुई है जो इस प्रकार है, अपेक्षित, अधिगम और तीसरा स्तर। अपेक्षित का अर्थ होता है ज्ञात करना, अधिगम का अर्थ होता है सीखना और स्तर का अर्थ होता है उपलब्धि। प्रश्न संख्या 29 है, शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में क्या सावधानी रखनी चाहिए? उत्तर, शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। पहला है अच्छी वस्तुओं का उपयोग, दूसरा उचित स्थान, तीसरा कीड़ों से बचाव, चौथा सफाई और पांचवा अलग कक्ष। प्रश्न संख्या 30 है, गणित किट के किन्हीं 2 उपकरणों के नाम बताइए। उत्तर, गणित किट के किन्हीं 2 उपकरणों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है प्रकार, दूसरा चांदा। अगला प्रश्न है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न को 50 शब्द या उससे अधिक में लिखना रहता है। प्रश्न संख्या 31 है, उत्तम शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर, उत्तम शिक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है उत्तम शिक्षण शुद्ध जानकारी प्रदान करता है। दूसरा, उत्तम शिक्षण सीखने के लिए आत्म प्रेरणा बनाता है। तीसरा, उत्तम शिक्षण द्वारा छात्र अच्छे शिक्षण में सक्रिय रहते हैं। और चौथा, उत्तम शिक्षण चुनिंदा जानकारी पर केंद्रित है। पांचवा है, उत्तम शिक्षण जनतांत्रिक आदर्शों पर आधारित है। छठवां, उत्तम शिक्षण छात्रों में मूल्य एवं संस्कार पैदा करता है। सातवां, उत्तम शिक्षण गतिविधि पर आधारित होता है। और आठवां है यहाँ पे, आठवां उत्तम शिक्षण वह होता है जिसमें शिक्षक अपने व्यक्तिगत गुणों से अंतःक्रिया द्वारा छात्रों को प्रभावित कर उसमें ऐसे गुण एवं मूल्यों का विकास करे जो राज्य एवं शासन के हित में हो। 9वां है, अच्छा शिक्षण छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। 10वां, उत्तम शिक्षण छात्रों के लिए रुचिकर एवं प्रभावी होता है। यहाँ पे 10 पॉइंट हैं, लेकिन और आप 5-6 भी लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, संप्रेषण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर, संप्रेषण में बाधक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है रुचि का अभाव। यदि शिक्षक एवं छात्र दोनों में से किसी में भी रुचि का अभाव है तो संप्रेषण प्रक्रिया ठीक से पूरी नहीं होगी। दूसरा, संप्रेषण माध्यम की कमी। संप्रेषण बना रहने के लिए
संप्रेषण माध्यम धारा प्रवाह का कार्य करता है। यदि धारा प्रवाह रुक जाएगा तो कार्य अबाध गति से नहीं चलेगा, अतः माध्यम की कमी से संप्रेषण में रुकावट आ सकती है। तीसरा है संप्रेषण सामग्री की कमी। यदि संप्रेषण सामग्री प्राप्तकर्ता की रुचि के अनुकूल नहीं है तो भी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होगी। चौथा है भाषा की कमी। जिस भाषा में आप बोल रहे हैं तथा जिन संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं, यदि प्राप्तकर्ता उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं तो भी संप्रेषण में रुकावट आ जाती है। प्रश्न संख्या इसमें 5वां पॉइंट है वातावरण संबंधी कमियां। यदि वातावरण में प्रतिकूलता है, जैसे कि अधिक गर्मी या अधिक ठंडी, बरसात, आंधी, तूफान आदि, तो भी संप्रेषण में रुकावट आ जाती है। प्रश्न संख्या 33 है शिक्षण में नियोजन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? उत्तर, शिक्षण में नियोजन के सिद्धांत। एक प्रभावी शिक्षक का शिक्षण कक्ष में प्रवेश करने और शिक्षण करने से पूर्व प्रारंभ हो जाता है। प्रभावशाली शिक्षण एक नियोजित क्रियाकलाप है। शिक्षक शिक्षण अनुदेश की विषय वस्तु का नियोजन करता है। शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करता है। अधिगम क्रियाकलापों का रूपांकन करता है। नियोजन एक चक्रीय प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें अधिगम प्रतिफलों का निर्णय और शिक्षण एवं मूल्यांकन की रणनीतियाँ सम्मिलित हों। इसमें संपूर्ण विद्यालय विषय और कक्षा स्तर और नियोजन आगे दिया है, नियोजन शामिल है। नियोजन सभी शिक्षार्थियों को अपना सर्वोत्तम निष्पादित करने के अवसर प्रदान करे। क्लार्क ने नियोजन को परिभाषित करते हुए कहा है, नियोजन एक ऐसी बुनियादी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति भविष्य के आविष्कारों, साधनों और परिणामों को दृष्टिगत करता है और अपने भविष्य के कार्यों के मार्गदर्शन हेतु एक संरचना तैयार करता है। देखिए, नियोजन उसे कहते हैं शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले या कक्षा में आने से पहले जो एक व्यवस्था बनाया जाता है, एक पहले कि हम कैसे पढ़ाएंगे, किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, तो उसी को नियोजन कहते हैं। यानी प्लानिंग जो होता है शिक्षण से पहले, उसी को नियोजन कहते हैं। प्रश्न संख्या 34 है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र को सोदाहरण समझाइए। उत्तर, पूर्ण से अंश की ओर इस शिक्षण सूत्र में पूर्ण से अंश की ओर इतना आप हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद इसमें लिखेंगे इस शिक्षण सूत्र में बालक को पहले संपूर्ण वस्तु या तथ्य की जानकारी दी जाती है। इस सूत्र के अनुसार बच्चों को जो कुछ भी सिखाया जाए उससे पहले पूर्ण रूप से सामने रखा जाए और बाद में उसके हर अंश को स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाए। इससे बच्चों में आगे पढ़ाए जाने वाले विषय के प्रति उत्साह और रुचि जागृत होती है। उदाहरण के लिए, इस शिक्षण सूत्र में बालक को सबसे पहले संपूर्ण पेड़ को बताया जाता है। यदि मान लीजिए अगर जो पेड़ के बारे में पढ़ाना है, वृक्ष के बारे में, सबसे पहले पेड़ के बारे में बताया जाएगा। बालक पूरे पेड़ को समझ जाता है, उसके दिमाग में पेड़ का चित्र उपस्थित हो जाता है। वह पूरे पेड़ के बारे में सोचता है, पेड़ के विभिन्न भागों की ओर ध्यान नहीं जाता है। शिक्षक बालक के इस पूर्ण पेड़ के ज्ञात के आधार पर पेड़ के अन्य भागों का ज्ञान कराता है। इसी आधार पर बालकों को पहले वाक्य का ज्ञान कराया जाता है, फिर अक्षरों का। प्रश्न संख्या 35 है समूह चर्चा विधि के लाभ लिखिए। उत्तर, समूह चर्चा विधि के लाभ। समूह चर्चा विधि से छात्रों के समूह को आमने सामने बैठाकर किसी निश्चित विषय वस्तु, शीर्षक इत्यादि पर विचार विमर्श किया जाता है। समूह चर्चा सीखने का सरल एवं सक्रिय ढंग है। इस विधि का उपयोग छोटी कक्षाओं के बच्चों में ज़्यादातर प्रभावी नहीं होता है। इस विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं के बच्चों पर किया जाता है। इस विधि को उपयोग से समय की बचत होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 कक्षा शिक्षण करते समय अच्छे प्रश्न की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, अच्छे प्रश्न की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है प्रश्न का आकार न तो अधिक छोटा और न अधिक बड़ा हो। दूसरा, प्रश्न की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरा, प्रश्न छात्रों के विषय से संबंधित होनी चाहिए। चौथा, प्रश्न विकासात्मक होना चाहिए। और पांचवा, प्रश्न छात्रों के आयु कक्ष के अनुरूप होना चाहिए। यानी बच्चा जितना बड़ा है उसी से संबंधित उससे प्रश्न पूछा जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 37 है बाल केंद्रित शिक्षण की 4 प्रविधियों के नाम लिखिए। उत्तर, बाल केंद्रित शिक्षण एक प्रभावी शिक्षण माना जाता है। इसमें बालक और शिक्षक दोनों सक्रिय होकर सीखते हैं। इस विधि में बालक स्वतंत्र रूप से सीखता है
जिससे बालक की सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। यह विधियाँ निम्न हैं। 4 विधियों के नाम पूछा था। यहाँ पे देखिए, देखो और कहो विधि, अक्षरबोध विधि, सामूहिक पाठन विधि और चौथा है साहचर्य विधि, पाँचवा वाक्य शिक्षण विधि और छठवां कहानी विधि। ये सभी जो होते हैं बाल केंद्रित शिक्षण विधियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। श्यामपट्ट लेखन करते समय क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? उत्तर, श्यामपट्ट लेखन करते समय निम्नलिखित सावधानियाँ रखनी चाहिए। पहला है, श्यामपट्ट पर व्यर्थ की बातें नहीं लिखना चाहिए। दूसरा, श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका कोई भाग किसी और बैठे हुए बालक के लिए चमक तो नहीं रहा है। तीसरा, श्यामपट्ट को ऊपर से नीचे तक नहीं भरना चाहिए क्योंकि पीछे बैठे बच्चों को उसे देखने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और चौथा है, श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक को बाएं पैर आगे रखना चाहिए क्योंकि और जो आप बायां पैर रखते हैं तो आपका जो शरीर होगा थोड़ा सा टेढ़ा होगा और पूरा ज़्यादा ब्लैक बोर्ड दिखाई देगा। इसलिए शिक्षक को बायां पैर लिखते समय आगे रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 39 है, अपेक्षित अधिगम स्तर संप्राप्ति के 4 उपाय लिखिए। देखिए, अपेक्षित अधिगम स्तर से संबंधित 2023 में भी 2 प्रश्न पूछा था, एक अति लघु उत्तरी में और एक लघु उत्तरी में। 2022 में भी 2 प्रश्न पूछा था, एक अति लघु उत्तरी में, एक लघु उत्तरी में। और 2019 में भी 2 प्रश्न पूछ दिया इसी से संबंधित। पहला एक अति लघु उत्तरी में और फिर से लघु उत्तरी में। यानी देखिए, लगातार 3 साल 2-2 प्रश्न पूछा है अपेक्षित अधिगम स्तर से। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपेक्षित अधिगम स्तर को आप पढ़ के जाइएगा। उत्तर है, अपेक्षित अधिगम स्तर संप्राप्ति के 4 उपाय। पहला है, छात्रों को रहने की क्षमता तथा पाठ्य पुस्तकों के अनाधिकृत बोझ को न्यून यानी कम करने में। दूसरा, प्राथमिक दक्षताओं को प्राप्त करने में। तीसरा, अध्यापक को बोधजन्य एवं व्यवहारिक शिक्षण प्रदान करने में। और चौथा है, उपलब्धि परक मूल्यांकन एवं संप्रेषणीय परीक्षण में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री की 4 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, श्रव्य दृश्य सामग्री अस्थायी रूप से सीखने एवं समझने में सहायक है। दूसरा, मौखिक बात को कम करती है। तीसरा है, यह अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्रदान करती है। और चौथा, यह नरेशन के द्वारा शिक्षा देती है। तो इसी के साथ आज का प्रश्न पत्र यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो के देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।